आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और आज की इस लाइव नशरियात में हमारे साथ दो सियासत जमातों के रहनुमा जो है वो जुड़ चुके हैं। पीडीपी से तल्लक रखते हैं यूथ प्रेसिडेंट ट्राइबल सेल तालिब चौधरी, वह नेशनल कॉन्फ्रेंस से तल्लक रखते हैं साबिक बीडीसी चेयरमैन रियाज चौधरी साहब, जिनका तल्लक जो है वो राजौरी से है। और दोनों का आज आमना सामना होगा और वर्ल्ड रिलेशन की तरफ से दोनों जमातों के लीडरों को सवाल जो है वो तीखे होंगे, क्योंकि अवाम की बात करनी है, अवाम के हकूक की बात करनी है। तो आपके बीच जो है वो ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फार्मर बीडीसी चेयरमैन रियाज चौधरी साहब से। पहला सवाल होगा, रियाज साहब कैसे देखते हैं ये जो पार्लिमानी इंतखाबात का बिगल जो है वो बच चुका है बिल आखिर, और क्या कुछ रणनीति जो है वो रहने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस की आगे इंतखाबात में? मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने बहुत कीमती समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया है। आप मीडिया पर्सन हैं और आपने पत्रकार किया है एज ए मीडिया पर्सन जी। और यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में एक सरफहरिस्त एक बड़ी जमात है जो बरसे इक़्तिदार में कुछ ही दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन में बरसे इक़्तिदार में आएगी। और हमारा राजौरी पुंछ और अनंतनाग राजौरी पुंछ जो पार्लियामेंट सीट है, इसमें भारी तादाद से हजरत मियां अल्ताफ साहब को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है हमारा राजौरी पुंछ का और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, इसमें भारी तादाद से जो वोट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जा रहा है। और हजरत मियां अल्ताफ साहब के पूरे का पूरा जो है मियां अल्ताफ साहब के हक में वन साइडेड इलेक्शन है पूरी राजौरी पुंछ का। चलिए जी, अच्छा आगे सवाल रहेगा आपसे ही रियाज साहब, मेरा सवाल रहेगा क्योंकि हमारा डिबेट का आज मौजू ये है कि दोनों जमातें हमेशा गुजर बकरवाल कम्युनिटी के ऊपर जो है वो सियासत करती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो इक्तदार में रही है और पीडीपी भी इक्तदार में रही है। तो आखिरकार रियाज साहब आपसे सवाल रहेगा कि आखिरकार क्या कुछ वजूहात रही कि 2006 में जहां हिंदुस्तान में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो लागू हो चुका, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 2008 में इक्तदार में थी, 2014 तक तो वो इक्तदार में रही है। क्या कुछ वजूहात रही कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ? देखिए, यह तो सरकार का मसला है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े रहनुमा थे, जो पूरी रियासत और हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के एक तफानी लीडर थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का ये अरशाद था, हिंदू मुस्लिम सिख खताब आपस में भाईचारा, ये जो अरशाद था। और ये एक सेकुलर जमात थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक सेकुलरिज्म को आज तक ताफज रहा है। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो अरशाद था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, वो आज भी है और उस वक्त से भी है। दूसरा रही बात ट्रस्ट एक्ट की, यह जो ट्रस्ट एक्ट था, ये जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें काफी खातरख्वाह काम किया है, लेकिन जो सरकारें पिछली सरकार के काम उस सरकार में नहीं हो सकते, वो दूसरी सरकारें भी आके काम कर सकती हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि किस सरकार ने छोड़ा और किसने किया। ये एक सरकार कोई प्रोजेक्ट बनाती है तो दूसरी सरकार उसको आके इम्प्लीमेंट कर सकती है, वो अगर इनकम्प्लीट है तो कोई बड़ा मसला नहीं जी। अच्छा तालिब साहब, अगले सवाल रहेगा आपसे। तालिब साहब, क्या कहना चाहते हैं? आप भी इक्तदार में रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, तो आपने जो उनको आगे नहीं बढ़ाया, क्या करा आप? बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई आपका और रियाज साहब हमारे भाई का। मैं मशकूर हूं आपका कि इस गुफ्तगू के अंदर मुझे भी मदऊ किया गया। देखें जनाब, जो बात कर रहे हैं भाई की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर बड़ा खातर ख्वाह काम किया और वाहिद जमात है जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम तबकात की बात की। तो मुझे इसको रिपीट करके मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि ये जो खाना बदोश तबकात हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी, गद्दी, सिप्पी और इसमें जितने लोग हैं, आज कुछ लोग ऐड हुए, इन सब लोगों को अनपढ़ रखने में, इन सब लोगों को बैकवर्ड रखने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही रोल बनता है। क्योंकि
अगर आप मुझे जिम्मेवारी देते हैं काम करने की, और अगर मैं उन लोगों के लिए काम, मुझे आप जिम्मा देते हैं एक स्कूल में बच्चों के पढ़ाने का, और मैं बच्चों को अगर पढ़ाता नहीं तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। मेरी आपसे इल्तिजा ये है, मैं फॉरेस्ट राइट, देखें फॉरेस्ट राइट क्या है। फॉरेस्ट राइट को हमें समझना होगा कि ये खाना बदोश कौम जो आज 7-8 लाख, मैं रियाज भाई आज भी, आज रात को भी एक भैंस वाले गुजर के घर में था पुलवामा में, ये कुलगाम में। यू कैन नॉट इमेजिन कि वो आड़े के अंदर रहते हैं, बर्फबारी उन्होंने बर्दाश्त की, गर्मियां बर्दाश्त करते हैं, उनके पास 1 इंच जमीन नहीं है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक हुक्मरान रही, और इन्होंने इन खाना बदोश बेचारे लोगों को 1 इंच जमीन नहीं जनाब दी। सर, आज 6 से 7 आपकी लाख, जमात भी तो इक़्तिदार में रही है तालिब साहब। मैं रियाज साहब वही बात कर रहा हूँ, आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 1 इंच जमीन जनाब इन खाना बदोशों को बेचारों को नहीं अलॉट की। आज 7 से 8 लाख लोग जो हैं बगैर गिनती के खाना बदोश हैं जनाब, मर्दमशुमारी के अंदर इन लोगों का शुमार नहीं हुआ। अब मैं बात कर, जो आप बोल रहे हैं कि जनाब आपने क्या किया, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा 2006 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक फॉरेस्ट राइट एक्ट बना। पूरी दुनिया के अंदर देखें जितने भी फॉरेस्ट डिविलियर्स हैं या जंगलात के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए अलग अलग मुल्कों के अंदर अलग अलग तरह के कवानीन हैं। उसी तर्ज पे हिंदुस्तान में महसूस हुआ, 2006 के अंदर एक फॉरेस्ट राइट एक्ट आया जिसके तहत जंगलात के हकूक, जंगलात की जमीन पे, जंगलात के पत्तों पे, जंगलात की जड़ी बूटियों पे, जंगलात के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी में उनके जो काम काज थे उनको हकूक दिए गए। अब जनाब वो एक्ट जो था वो जम्मू कश्मीर के अंदर 2006 के बाद आज तक क्यों नहीं लागू हुआ? आपने पोटा यहाँ पे ले आए, आप यहाँ के नौजवानों को मारने के लिए, जेल में डालने के लिए अगर पोटा ला सकते हैं आप 370 के होते हुए, तो जनाब फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों नहीं लाया? मेरी गुजारिश है आपसे। अब मैं एक इल्तिजा करता हूं, हमारी कौम के बड़े लीडर हैं जनाब मियां साहब। पिछली बार मियां साहब लास्ट गवर्नमेंट में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी, मियां अल्ताफ साहब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे सर, और मोस्ट पावरफुल लीडर हैं जम्मू कश्मीर के गुजरों में से, मैं भी मानता हूं। लेकिन मुझे बताइए सर खुदारा, क्या मियां साहब ने उस वक्त फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने में क्यों रोल अदा नहीं किया? ये एक मेरा सवाल है। मेरी एक गुजारिश रियाज भाई आपसे, आखिरी गुजारिश इस सवाल के ज़िमन में, कि जब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी हुकूमत में आई, मैं आपको याद करवाऊं रियाज भाई, मैं आपको याद करवाऊं, ट्राइबल मिनिस्ट्री दी जनाब, ट्राइबल मिनिस्ट्री मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने गुजरों को अलग से एक मिनिस्ट्री दी। आज अगर बीजेपी की भी हुकूमत होगी ना, तो बीजेपी के साथ एक गुजर भी नहीं होगा, तो जनाब उनको एक गुजर खरीद के लाना है, उसको मिनिस्टर बनाना है। उससे पहले क्या था, सकीना इत्तू साहिबा सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर, हमारे चंद बोर्ड मेंबर बेचारे, और सकीना इत्तू जनाब अंदर कोई गुजर जाता था मारने को पड़ जाती थी, और पैसा तो आता था सोशल वेलफेयर का, गुजरों के लिए भेजा ना भेजा या ना भेजा उनकी अपनी मर्जी। अब जनाब आज की डेट में ट्राइबल मिनिस्ट्री के तहत ट्राइबल सब प्लान का पैसा आपके गांव में लग रहा है कि नहीं लग रहा? आज हुकूमत नहीं है पॉपुलर गवर्नमेंट, आज गवर्नर रूल है, डीडीसी बीडीसी सरपंचेस हैं, लेकिन लगता है आपके ट्राइबल विलेज के अंदर मॉडर्न विलेज बन रहे हैं, ये किसकी देन है? दूसरी बात करता हूं मैं आपसे, मुगल रोड किसकी देन है सर? पुंछ और जोरी में सबसे ज्यादा गुजर बिरादरी है। ये मुगल तो ये अभी आए ना, उससे पहले मुझे कंप्लीट कर लेना प्लीज। बोलिए। मुगल रोड जनाब, मुगल बादशाह अभी आए थे, अभी आए थे, उनसे पहले हम गुजर बकरवालों की सड़क था, ये पगडंडी रास्ता था, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब मुफ्ती साहब आए उन्होंने मुगल रोड बनाया, उसके बाद बाबा गुलाम, आप क्या सोच सकते हैं पहाड़ के ऊपर कॉलेज बनेगा सर? रजौरी और पुंछ के अंदर आप सोच सकते थे? वहां यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। ये है विजन इस जमात का। और मैं आखिरी गुजारिश करना चाहता हूं, कमर चौधरी साहब रजौरी से एमएलए थे, आज वो मेरी जमात में नहीं है, लेकिन क्योंकि अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे भी है हक, मुझे भी है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई कमर चौधरी साहब ने पिछली गवर्नमेंट के लास्ट सेशन में, जब मैं हंगर स्ट्राइक पे था आसिफा के लिए और फॉरेस्ट राइट के इंप्लीमेंटेशन के लिए, कमर साहब ने मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के कहने पे फॉरेस्ट राइट एक्ट का बिल पेश किया असेंबली के अंदर। किसी लीडर ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सपोर्ट नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सपोर्ट नहीं किया, बाकी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और फॉरेस्ट मिनिस्टर जो था उसने, वो तो क्यों करता? लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है कि हम गुजरों के और जो जंगलों के अंदर रहने वाले लोग हैं, आपने कमर साहब वाले बिल को क्यों सपोर्ट नहीं किया? क्या ये सवाल नहीं पूछना बनता? रियाज साहब कैसे देखते हैं? कहने आए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग गुजर कम्युनिटी से लीडर थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से बिल जो है वो पास नहीं हो पाया।
डिस्कस नहीं देखिए, हुआ। जो आपने तालब साहब जो चीज कह रहे हैं, ये हम तो बड़ी बार हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं, हमारे अपने आदमी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तालब साहब जो ये कह रहे हैं कि मुगल रोड जो है ये मुफ्ती साहब ने किया, बेसिकली इसका जो प्रोजेक्ट था वो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बनाया था, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट जब नहीं आई तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुफ्ती साहब ने किया। लेकिन आप उसकी रिकमेंडेशन, जो उसकी प्रोजेक्ट की रिकमेंडेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने की थी, उसका जो डीपीआर बना है, उसका जो प्रोजेक्ट बना है, वो डीपीआर जो थी वो रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की थी, और वो फारूक अब्दुल्ला साहब का प्रोजेक्ट था जो उनकी क़यादत में हुआ। लेकिन उससे पहले जो डीपीआर बना, उसका जो सर्वे हुआ, जो उसके ऊपर पूरा काम किया, वो फारूक साहब का काम था और नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम था। दूसरा इन्होंने कहा, इन्होंने जो निशाना साधा है अभी मियां अल्ताफ साहब पे, मैं इनसे ये गुजारिश करता हूं कि मियां अल्ताफ साहब वो शख्सियत है, आप ट्रैवल की बात कर रहे हैं, ये जो ट्रैवल कम्युनिटी का जो पूरा सिलसिला है, ये हजरत मियां बशीर साहब ने और हजरत निजामुद्दीन साहब ने 1931-32 में शुरू किया था। जो 1931 तो जेल शुरू हो, जिस जात में अपने तालब साहब भी आते हैं, मैं भी आता है, और आप रियाज साहब आप भी आते हो, ये तो उनकी देन है। उन्होंने ये उन साबिक कार्रवाई उनका था जो 1931-32 में उन्होंने जो ये शुरू किया था। आपने बुजुर्ग बकरवाल की जो एसटी तबका का मसला था, एसटी दिलाने में किसका रोल है? लेकिन रियाज साहब मसला ये है, तालिब साहब का ये कहना है कि जब एक मिनट 2 मिनट मेरे पास में, इनको काफी टाइम दिया। मेरी आपसे ये गुजारिश है, जैसे आपने कहा कि अल्ताफ साहब ने जो जितने भी जंगलात थे फॉरेस्ट थे, उनके ऊपर खातिरख्वाह काम किया है। एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे, जबरदस्त काम किया, पूरे जंगलात को बचा के रखा। और जंगलात के अंदर कितने लोग जो हैं फॉरेस्ट के अंदर अल्ताफ साहब के लगाए हुए डेली विजर और परमानेंट एम्प्लॉई हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जब देख कितनी स्टेट के अंदर कितनी फैमिली हेल्थ सेंटर बनाए और कितने कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए, ये अल्ताफ साहब का रोल था। जब वो इसमें सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, कितने उन्होंने आंगनबाड़ी सेंटर बनाए और कितने अच्छा काम किया और कितनी बेहतरी लाई उन्होंने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। अल्ताफ साहब ने 3 डिपार्टमेंट, 3 बार वो कैबिनेट के वजीर बने, 3 बार उन्होंने भाई साहब बराबर पूरी स्टेट के अंदर काम किया, जो ईमानदारी और दयानदारी से काम किया। और हॉनेस्ट में अगर हॉनेस्टी का कोई अवार्ड है तो वो मियां अल्ताफ साहब हैं, जिन्होंने जिस शख्सियत ने नाम जो पूरी रियासत का नाम ऊंचा किया। और ये काम जो अल्ताफ साहब ने किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। आपने रजौरी यूनिवर्सिटी की बात की, रजौरी यूनिवर्सिटी की जो डीपीआर थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस के दौर में समिट की थी, ये फारूक अब्दुल्ला साहब ने की थी। और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट नहीं बन सकी 2002 में, और मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो क्या उन्होंने इंप्लीमेंट करने से उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा? जिसने डीपीआर इतना बड़ा बनाया और पूरे सेंटर से बात करके डीपीआर जब उस वक्त भेजा था और पूरा एक प्रपोजल भेजा था, उसकी रिकमेंडेशन देखे ना, प्रोजेक्ट के साथ रिकमेंडेशन किस किया था? साहब तो ठीक कह रहे हैं, अगर आप आज चीफ मिनिस्टर आप हैं, कल दूसरा होगा, तो जो दूसरा आएगा वो पिछले काम तो कर रहे होंगे, उसको जो इनकम्प्लीट काम है वो तो कंप्लीट उनकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा आपने सुन लीजिए तो थोड़ा सा मैं आपसे करता हूं कि आपने, इन्होंने पूछा तालब साहब ने कि अगर अल्ताफ साहब ने जितना काम, अल्ताफ साहब के एक एसटी के लीडर नहीं थे, वरना पूरी जम्मू कश्मीर जमहूरियत के वो लीडर थे। और पूरी जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने काम किया वो सेकुलरिज्म को तहफ़्फ़ुज़ रखते हुए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का काम किया। और वो सबसे बड़े सेकुलर लीडर फारूक साहब और उमर साहब और मियां अल्ताफ हो सकते हैं। मैं कहता हूं अभी इस कारकर्दगी का जो समय है, 7 मई को इस चीज का रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर पीडीपी ने काम किया हुआ, दूसरी जमातों ने काम किया हुआ, तो उसका रिजल्ट 7 मई को जो है रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से रिजल्ट सामने आ जाएगा कि कौन आदमी ने काम किया था और आवाम किसको लाइक करती है। और मियां साहब के काम का नतीजा 7 मई को निकल के सामने आ जाएगा। जो भारी अक्सरियत में मियां साहब जो है इलेक्शन विन कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तालिब साहब कैसे देखते हैं? सारे सवालों के जवाब दे दिए, सारे काम जो है वो वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरजीहात थी और आपने उसी को आगे बढ़ाया है। मैं रियाज भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा। रियाज साहब ने जो कहा, मियां अल्ताफ साहब के खानदान के हम मुरीद हैं, हम सारे ही लोग,
मुझे भी उनका एहतराम है। मैंने आपकी इंटरव्यू में कल भी कहा कि उनका खानदान जो आप कह रहे हैं तालिब रियाज भाई। साहब जी तालिब जी साहब, जी जी आपके आपके जो कल की डिस्कशन थी, बड़े नाजरीन की ये ख्वाहिश थी कि वो बताएं कि अल्ताफ साहब जो है वो आसिफा के मसले में बोले, और हमने आपको भी वो वीडियो शेयर की है। और बाकायदा तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने जो है वो हाउस के अंदर आसिफा के मामले में आवाज उठाई थी। ये आपको याद दिलवाना था। जी बोलिए। ठीक 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 है। मैं अब गुजारिश ये करना चाह रहा हूं, जो रियाज साहब की मैं बात से शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने जो कहा, ठीक है, आपने कहा क्रेडिट नहीं जाना चाहिए किसी को, एनसी को चाहिए। सर, आपके प्रेसिडेंट साहब तो कहते हैं राम मंदिर भी हमने बनाया है, तो सारी चीजों का क्रेडिट ले लें, किसी का कोई मसला नहीं है। प्लीज रियाज भाई, नाराजगी के बगैर गुजारिश मेरी ये है कि बिल्कुल ठीक है, मियां साहब का एहतराम, वो मेरे हम सबके बड़े हैं। लेकिन जो आपने कहा कि इतने मुलाजिमीन लगाए, इतने ये किया, कितने खाना बदोश गुजर और बकरवाल को जंगलात की अराजी पे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको बसने का हक दिया। एक गुजारिश आप अपने वक्त पे बोलिएगा। एक गुजारिश। नंबर 2, खुदारा आप इस चीज पे क्यों अफेंड हो जाते हैं? रियाज भाई ने जो कहा कि वीडियो है मियां साहब की स्टेटमेंट की, मैंने कब इनकार किया सर? मैं लड़ने की बात कर रहा हूं, मैं सिंगल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। लड़ने में और सिंगल स्टेटमेंट देने में सर फर्क होता है। रियाज भाई, मैंने आज से, जिस दिन ये मुख्तार अंसारी साहब का कत्ल हुआ, पिछले साल जब क्या बोलते हैं आपका अतीकुर रहमान साहब का कत्ल हुआ, मैंने उस पर बात की, और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मसलों पे करता रहता हूं। अब मैं क्या बोलूं कि अतीक साहब की वफात की सारी लड़ाई मैंने लड़ ली। एक सिंगल स्टेटमेंट देने से और उसका पीछा करने की, केस का पूरा फॉलो अप करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे एहतराम है उनका, जो उन्होंने कहा मेरे सर आंखों पे। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये मियां साहब के साथी जो मतलब जो कहते हैं कि हम मियां साहब के शदाई हैं, खुदारा हम भी मियां साहब के शदाई हैं, लेकिन मियां साहब का कद आप क्यों कम कर रहे हैं? ये सब बोल के कि जो मियां साहब के खिलाफ बोलेगा, मस्जिद से ऐलान कर दे रहे हैं कि जनाब हम मस्जिद से ऐलान कर रहे हैं, जो मियां साहब के खिलाफ बोलेगा हम छोड़ेंगे नहीं। आप मतलब ये डर का माहौल क्यों पैदा करना चाहते हैं? सोशल मीडिया पे कोई नौजवान अगर सवाल पूछता है, देखें मैंने कल भी कहा, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, अगर मियां साहब यहाँ पे इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पीर की हैसियत से आ रहे हैं बैत करने के लिए और इस्लाम की बात करने के लिए, सर मैं सबसे पहला खा के बदहन हो मेरी जनाब, जुबान कट जाए, मेरी जुबान में राख कोयले पड़ जाए अगर मैं बात भी करूं, मैं तो मुरीद बन के सर झुका के बैठूंगा। लेकिन जब इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं सर, तो इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पे सवालात करने हैं। सर कल को ये रियाज भाई बीडीसी थे, जब बीडीसी का इलेक्शन लड़ने गए तो जाहिर है बहुत सारे लोगों ने इनसे सवालात किए होंगे, भाई आप पिछला क्या काम किया आपने, आगे क्या करेंगे? तो सवालात से ऑफेंड हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन लड़ना सबका हक है, लड़िएगा, खूब अच्छे से लड़िए। लेकिन ये है कि नौजवानों के, देखिए मैं अपने से तो कोई सवाल नहीं कर रहा ना, नौजवानों के सवालात हैं कि पिछले 2 साल से मियां साहब की चुप्पी क्यों थी, और कितने खाना बदोश गुजर और बकरवालों को जंगलात में आबाद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो बात ही मत करिए, वो तो एक आखिरी बात, आखिरी गुजारिश, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो बात ही मत करिए रियाज भाई। मैं रियाज साहब एनसी वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, फारूक साहब ने जम्मू में गुजरों को बुला के मियां साहब की मौजूदगी में कहा कि गुजर जो है बेईमान है, 500 रुपए पे बिकते हैं, गुजर जो है शराब की बोतल पीते हैं और वोट दे देते हैं, गुजर जो है बेईमान है, गुजर कुरान नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते। तो उस गुजर कौम जिसको गाली दे रहे हैं उसमें बाबा जी साहब लारवी की फैमिली भी तो आती है मेरी जान। चलिए, उस वक्त क्यों नहीं बगावत की? उस वक्त बगावत क्यों नहीं की? का ये बयान आया था, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो तालिब साहब ने कहा है फारूक अब्दुल्ला साहब के रिलेटेड और उमर साहब के रिलेटेड ये बात की है इन्होंने, मैं आपको ये बताता हूं। आप कह रहे हो कि जंगलात में कितने लोगों को बैठाया है, कितने लोगों को क्या हुआ। आप ये मुझे बताइए, जो मियां साहब का दौर में जब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उस वक्त भी 79% जो खाना बदोश लोग थे वो जंगलात में सेटल करवाए थे मियां साहब ने। ये आप कैसे कह रहे हो? दूसरी बात, एक सुनिए ना, आप सुनिए बात। सर आंकड़ा क्या है, इसका सबूत क्या है? सुनिए, आज मैं ये जो बात कर रहा हूँ, 79% लोगों को नहीं छेड़ा था इस सरकार, पीडीपी और बीजेपी की सरकार में जो लोग जंगलात के अंदर थे उनको खेड़ के निकाला। और ये मियां साहब
ने जो आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले शेख अब्दुल्ला साहब ने और फारूक अब्दुल्ला साहब ने, मियां साहब ने 70% लोगों को रिलीफ दी थी जंगलात में बैठने की, और जंगलात में वो काबज थे और उनके माल मवेशी, उनके ठहरे जो हैं वो टोकों में आज भी मौजूद हैं, वो मियां साहब की वजह से हैं। सुनिए मेरी बात। दूसरा जो आपने कहा कि जो अपने फारूक साहब गुजरों को गाली देते हैं, मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं। और फारूक साहब एक पूरी इंटरनेशनल लीडर हैं और मियां अल्ताफ साहब इंटरनेशनल लीडर हैं। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने मालकी हकूक रियासत जम्मू कश्मीर में, जिसमें तालब साहब आप और मैं भी आते हैं, उनका एक नारा था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का कि जहां जो काबज है, जहां जो काश्तकार है, वहीं उसको मालकी हकूक दिया जाए। जो आपको और हमको, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को मालकी हकूक मिला है, यह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की पॉलिसी है, उनका देन है। उसके बाद ही ये लोग आए। सबसे बड़ी सियासत जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने और फारूक साहब ने, उमर साहब ने और मियां अल्ताफ साहब ने और मियां बशीर साहब ने किया, मियां निजामुद्दीन साहब ने। यह तारीख का इतिहास है। और आप इसमें क्यों टेंशन में आ रहे हो, क्यों गफलाट में आ रहे हो? ये 7 मई को और इस बार के पार्लियामेंट इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन जब होगा, ये लोग जम्मू कश्मीर का इसका रिजल्ट देंगे कि कौन सी बात अल्ताफ साहब ने कही, कौन सी बात फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही। अगर गलत कही तो वोट नहीं देंगे लोग, अगर सही कहा हुआ तो भारी अक्सरियत में जिता के इक़्तिदार में लाएंगे। और ये 7 मई को मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जो बातें आपने की हैं, इसका रिजल्ट 7 मई को उस दिन हम बताएंगे। तालिब साहब आपको सवाल है। तालिब साहब आपको सवाल है, हमारे नाजरीन का भी है। इसरार चौधरी साहब लिख रहे हैं, उनकी तरफ से भी सवाल है, और ये रियाज साहब की तरफ से भी मैं लास्ट में लूंगा। पहले तो ये कहना है कि गुजरों के लिए क्या किया है पीडीपी की तरफ से, एक तो वो आप वजाहत करेंगे, और दूसरा मुझे ये बताइए, जैसे रियाज साहब का कहना है कि हमने वो वीडियो देखी ही नहीं फारूक अब्दुल्ला साहब की, जो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से जो है वो चलाई गई है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर की तरफ से गुजर कम्युनिटी को ये कहा गया था कि वो बेईमान है, वो उन्होंने सुना नहीं है। तो रियाज भाई, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाएगा अगर रियाज भाई ने वो वीडियो नहीं सुनी। वो पूरी दुनिया ने सुनी हुई है, और कंगन से गुजरों ने उसका जवाब दिया है। बेशुमार गुजरों ने जो है रिजाइन किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो बहरहाल अब वो उस पर रियाज साहब कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। आप जरूर वो वीडियो रियाज भाई को भेजें। तो मेरी एक गुजारिश ये है, जो रियाज भाई ने एक बात कही कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि जो बंदा जिसकी जमीन जहां है वो वहां बस जाएगा। रियाज भाई, यही इसी बात में तो आप फंस रहे हैं रियाज भाई। किन के लिए कहा? जिनके पास जमीनें थी। मेरी कौम के पास तो जंगल थे ना सर, जंगलों में कौन सी जमीन अलॉट कर दी? रियाज भाई तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दें रियाज भाई। मैं रियाज भाई ये कर रहा हूँ कि ये तो काश्तकारों के लिए होगी ना बात। काश्तकार कौन होगा? जिसके पास जमीन होगी। जमीन का क्या मतलब होता है? जमीन इनका मतलब है या तो रकबा सरकार पे आप बैठे हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ फॉरेस्ट की लैंड पे कितने लोगों को बसाया, एक सवाल है, आज तक इसका जवाब नहीं मिला। अच्छा रियाज भाई, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे लीडर है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सर, मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ इस कौम का और ट्राइबल एक्टिविस्ट हूँ। मेरे पास कोई जमीन नहीं है सर, मेरे बाप दादा के पास कोई जमीन नहीं थी। मेरे वालिदैन जो हैं जंगलों में भेड़ बकरियां चराते चराते 2014 के सैलाब में गुजर गए। एक बहुत बड़ी तादाद गुजर बकरवाल कौम की जंगलों से निकल के बागों में रहती है, आड़ों में रहती है, खड में रहती है, कश्मीर का दौरा सर मेरी बात सुन ले। मैं दे रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं अब गुजारिश आपसे ये कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि पीडीपी ने क्या किया, 70 साल के बदले में 2-3 साल की हुकूमत में पीडीपी ने क्या किया वो बता रहा हूँ। आपकी बच्ची के साथ जुल्म हो गया कठुआ में, मैडम ने अपनी हुकूमत की परवाह नहीं की, ठोकर मार के उस बच्ची के साथ इंसाफ किया। पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है। नंबर 1 मुझे कंप्लीट करने दे। जम्मू कश्मीर की आवाम ने मजम्मत की और खासकर मियां साहब उसकी मजम्मत में हमेशा डटे रहे। अरे रियाज भाई, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें प्लीज। फारूक साहब की हुकूमत में तो जब उमर साहब हुकूमत में थे, शुपैया से 2 बच्चियों का रेप एंड मर्डर हुआ था, आसियान नीलोफर का। उनके लिए उमर साहब ने क्या दिया था कि वो पानी में बह के मर गई हैं, तो पीडीपी के दौर की कहां इंसाफ कर लेते। मेरी गुजारिश ये है, एक तो सबसे पहला आसिफा के केस में जो हमारे साथ इंसाफ किया, जब मैं और मेरे साथी आसिफा के लिए लड़ रहे थे, मेरे कत्ल का प्रोग्राम हो गया था कठुआ में,
मेरे कत्ल का प्रोग्राम हो गया था कि इस लड़के को जान से मार दो, हमें तहफ्फुज़ फराहम करवाया मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जम्मू के अंदर जब जेडीए और फ्लड कंट्रोल ने लोगों को, गुजर बिरादरी के लोगों को, उसमें पुंछ रजौरी के मेजोरिटी में लोग जाके जहाँ पे जो बसे हुए हैं उनको निकालना शुरू किया, तो मैडम ने बुला के डीजीपी को बोला और उसके बाद अंकुर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो उस पे लीडर बना। उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ट्राइबल मिनिस्ट्री किसने दी? आपको अलग से मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री दे दी, ये पीडीपी ने किया। अब सुन लीजिए, उसके बाद पीडीपी क्या कर रही है? बाबा शाह, गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी क्रिएट होती है, मसूद चौधरी साहब को उठा के वाइस चांसलर बनाती है। अभी आपकी तारीख में गुजर पहले वाइस चांसलर हैं आपकी कम्युनिटी के, गुजारिश नंबर 3-4। अब मैं आगे गुजारिश कर रहा हूं आपसे जनाब, जब 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद बीजेपी ने जब कहा कि हमने गुजरों को आजाद करवाया है और हम जो इनको फॉरेस्ट राइट दे रहे हैं, लिदरू पहलगाम के अंदर जनाब, जहां पे रियाज भाई आपके ही एमएलए पिछली बार जीते हुए थे अल्ताफ कल्लू साहब, वहां पे लिदरू गांव में 11 ढारे गुजरों के गिरा दिए। कोई नहीं गया, कोई लीडर नहीं गया। फारूक साहब कहां थे उस दिन? और कोई लीडर भी कहां था? महबूबा मुफ्ती साहिबा वहां पे बर्फबारी के अंदर पहुंची उन गुजरों का सहारा बनने, उसके बाद कोई ढारा नहीं गिरा। जनाब घास चराई का मसला आया, लोगों को हार्ट अटैक शुरू हो गए। 3 एमपी जीते हुए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के तहफ्फुज के लिए, किसी के मुंह से जुबान बंद हो गई। मैडम पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाके प्रोटेस्ट की, घास चराई का मसला बंद हो गया। और फिर आखिर में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, परवेज नामी मेरी कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक नौजवान को आर्मी ने मारा अनंतनाग में, मैडम ने उसकी बात की। टोपी पीर के अंदर नौजवानों को मार दिया गया, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती ने ये याद रखिए सर, नेट बंद था, पुंछ रजौरी की गुजर बिरादरी को भी पता नहीं था क्या हुआ है। 12 बजे मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, 2 बार वहां जाना चाहती हैं, हाउस अरेस्ट होती हैं, और जब जाती हैं 8 किलोमीटर पैदल सफर तय करती है, 8 किलोमीटर सफर तय करती है। जी मेरी बात सुने, 1 मिनट बात सुने, आपने बहुत अच्छी बात की, मेरी बात सुने। आपने कहा दफा 370 और 35 से महबूबा मुफ्ती जी की वजह से रियासत जम्मू कश्मीर में से गया। रियाज भाई एक गुजारिश, पूरी स्टेट को तबाह और बर्बाद किया, पूरी स्टेट को यूटी बनवाया, ये महबूबा मुफ्ती की जिम्मेदारी है, एज ए चीफ मिनिस्टर थी। आपने कहा कि वो गुजरों के धारे रोड में वहां पे जाके पक्ष किया, मियां अल्ताफ साहब और अपने उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक साहब ओपोजिशन में लीडर थे। मेरी बात सुनिए, वो इकदार में चीफ मिनिस्टर थी महबूबा जी और उनके वालिद मोहतरम मुफ्ती साहब। और बात सुनिए, और जब वो राजनाथ सिंह साहब के पास बैठी हुई थी तो आवाम ने ये सवाल पूछा था कि हमारे लोगों को क्यों मराया गया है, तो वो कह रहे थे कि वहां पे दूध लेने गई थी। वो आपने वीडियो देखा है, वो टाफियां लेने गई थी। क्या महबूबा जी उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को टाफियां और दूध दे रही थी? मेरे ये बताइए कि रियासत जम्मू कश्मीर में महबूबा जी की वजह से ये स्टेट धर्म भरम हुई। अगर ये स्टेट का नुकसान हुआ, दफा 370 हटा जो रियासत जम्मू कश्मीर और हिंदू मुसलमानों की शान थी, उसके में अगर खिलाफवर्जी की, उसमें अगर बीजेपी के साथ मिलकर ये दफा चढ़ाया, इसकी ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है महबूबा जी की है। और जब वो राजनाथ सिंह साहब के साथ बैठी हुई थी, बोल रहे थे, लोगों ने कहा हमारे इतने बेटों को मार दिया गया है और इतने ने ये हुआ है, और वो कह रही थी टाफियां लेने गए थे और दूध लेने गए थे। क्या उस वक्त वो रियासत जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी? हालात को क्यों नहीं कंट्रोल किया? उमर साहब के दौर में रियासत जम्मू कश्मीर में हालात कितना कंट्रोल थे, फोर्सेस कितनी कंट्रोल थी, और पूरा जम्मू कश्मीर उनकी कंट्रोल में थी, और कोई उन्होंने नुकसानी दंगा नहीं होने दिया। और अवामी मसाइल जो हैं उन्होंने पीसफुल और सक्सेसफुल करके 5 साल। और उमर साहब ने पूरी रियासत के अंदर कितने ब्लॉक, कितने तहसीलें, कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने सब डिस्ट्रिक्ट बनाए, और महबूबा जी ने जो उन्होंने बनाए थे उनमें स्टाफ नहीं दे सकी महबूबा जी, वहां पे वीडियो नहीं लगा सकी जो उमर साहब ने उस वक्त 2008 की कैबिनेट में डिसीजन दिया था। आप वो देखिए, आज तक के अंदर सुनिए, वो तहसील यूनिट्स जितने उन्होंने खोले थे, इस सरकार के पास इतनी काबिलियत नहीं थी कि वहां पे स्टाफ तक नहीं दे सकी, वीडियो नहीं दे सकी, तहसीलदार नहीं बिठा सकी स्टाफ के अंदर, पूरे कोई मुलाजिम नहीं आज तक दिखाई दिया पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। आज भी वो तहसीलें सैंक्शन है, लेकिन महबूबा जी स्टाफ को प्रोवाइड नहीं कर सकी। क्या चीफ मिनिस्टर करेगी यार? वो तो खानदानी लोगों का काम है। उमर साहब का या फारूक साहब का काम है कि ये खानदानी लोगों का काम है सियासत करना। महबूबा जी आई थी, लेकिन उनको
मिला इकरार, लोगों ने मैंडेट दिया, लेकिन उन्होंने काम नहीं कर सके। और उन्होंने ये काम किया कि रियासत को धर्म भरम करवा दिया और स्टेट को यूटी बनवा दिया। ये एक काम किया उन्होंने, और कोई काम नहीं उनसे हो सका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे तालिब साहब, जल्दी शॉर्ट में प्लीज। देखिए, मैं इसलिए रियाज भाई, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सवालात किए, मैं जवाब देना चाहूंगा। जो रियाज भाई ने कहा कि 370 जो है मैडम की वजह से और पीडीपी की वजह से गया, रियाज भाई को मैं याद करवाऊं, 2019 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तो कश्मीर से 3 एमपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसलिए जीते थे कि भाई आप हमें वोट दो, हम 370 को बचाएंगे। अब मेरी बात प्लीज सुन लेना रियाज भाई। हाँ, गुजारिश ये है, जब 3 एमपी फारूक अब्दुल्ला साहब, जस्टिस मसूदी और अकबर लोन साहब पार्लियामेंट में थे, आप मुझे बताइए 370 जब एब्रोगेट हुआ, किसी के मुंह से जुबान निकली, कोई बात की? आप जनाब मुझे एक मिनट, रियाज भाई, मैं आपकी बात बोला नहीं था। नहीं, मैं आपकी बात बोला नहीं था। हाँ प्लीज बोलिए, बोलिए, बोलिए तालिब साहब, बोलिए। अब गुजारिश ये है जनाब कि 3 एमपी थे वहां। जनाब अगर एक एमपी लड़ते लड़ते वहां अपनी जान दे देता, आज पूरा कश्मीर फख्र करता नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि ये शहीदों की जमात है। हमारे 370 के लिए वादा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि वोट हमें दो, हम 370 बचाएंगे। नहीं बचा, हमने जान दे दी। अगर जान दे दी होती, आज शहीदों की जमात होती। सर, आज से 4-10 दिन पहले जब ईडी का प्रेशर आया, फारूक साहब ने कहा कि मैं 5 की 5 सीटों पे इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि जो गुप्कार अलायंस मैडम ने बनाया था, उस गुप्कार अलायंस को तोड़ के, इंडिया अलायंस को तोड़ के आज बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। तो जनाब इसमें ईडी का प्रेशर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन लड़ना चाहती है और असेंबली का इलेक्शन अपने बलबूते पे लड़ेगी और पार्लियामेंट का भी अपने बलबूते पे लड़ी है। महबूबा जी कभी दिल्ली में घूमती है, कभी कहीं घूमती है, कभी अपना वो कमीशन बनाना चाहती है। अब वो रियासत जम्मू कश्मीर की रियाज भाई, मैं आपके चैनल के जरिए से आपके सामीन से गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में लोग खुद ही फैसला करेंगे इंशाल्लाह। और रही बात जहां तक मैडम की, तो मैडम वाहिद आवाज है रियासत जम्मू व कश्मीर की। आज लोगों ने फैसला किया हुआ है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त फैसला करेगा, आने वाला वक्त बताएगा। और ये जो रियाज भाई ने खुद ही अभी एक बात कही, रियाज साहब ने एक बात रियाज साहब ने कही कि ये खानदानी लोगों का काम है, यानी कि बड़े अमीर लोगों का काम है हुकूमत चलना। यही तो हम लड़ रहे हैं सर इसी बात पे कि खानदानी लोग जिन्होंने 120 करोड़ का गड़बड़ किया क्रिकेट एसोसिएशन का फारूक साहब ने, और आज बीजेपी के साथ अंदर से सांठगांठ कर लिए, और लोगों की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि खानदानी है। कई हजार करोड़ रुपए गड़बड़ किए हुए। मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती वो खानदानी अमीर नहीं, लेकिन होम मिनिस्टर साहब की बेटी है। आज हिंदुस्तान की तीसरी सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर है जनाब। वो टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है, टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है। आज उनके पास एक मरला जमीन नहीं। यही फर्क है, लोगों की बात करती हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, मैडम के पास लोग दौलत है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब वक्त देने के लिए, तालिब साहब वक्त देने के लिए। प्लीज जो दफा 370-35 से स्टेट को यूटी बनाया, ये महबूबा जी की कमिटमेंट थी दिल्ली में मोदी साहब के साथ मिलकर महबूबा जी ने किया, और राजनाथ सिंह और अमित शाह के साथ मिलकर, और फारूक साहब रात के 12 बजे ऑपोजिशन में फाइट किया है। रात के 12 बजे जब मैडम पूरे अपोजिशन लीडर्स के पास गई इकट्ठा करके गवर्नर साहब के पास, तो फारूक साहब ने अंदर से कुंडी क्यों लगा ली थी उस दिन? फारूक साहब ने अंदर, जब सारे अपोजिशन के लीडर मिलने गए थे, कुंडी क्यों लगा ली थी? तो महबूबा जी ने क्यों कौन सा मैंडेट था यार? क्यों बीजेपी से ही कार्ड किया था? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज के मेहमान जो है वो जुड़े हुए थे पीडीपी से तालिब हुसैन, यूथ लीडर ट्राइबल सेल, वही फार्मर बीडीसी चेयरमैन जनाब रियाज चौधरी साहब जो है वो जुड़े हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बातचीत जो है वो की गई थी, और सवाल हमारा था कि जहां आज दोनों जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से ये कहा जाता है कि जनाब गुजर बकरवाल के ऊपर जो है वो सियासत की जाती है कि उसके साथ ये काम नहीं हुआ, उसके साथ ये इंसाफ जो है वो नहीं हुआ। लेकिन इसी हवाले से हमारी तरफ से ये सवाल था कि जब वो इक्तदार में थे तो तब फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो लागू क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि 2006 के बाद दोनों सियासी जमातों के जो है वो इक्तदार में रहे हैं। बहरहाल अब आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, राय दे सकते हैं कि आखिरकार किन वजूहात से किस जमात की जो है वो कमजोरी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब।